नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और शो की शुरुआत करेंगे झारखंड से, जहां पर पलामू में महाशिवरात्रि को लेकर हिंसा भड़क उठी। दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोट आई। एहतियातन पुलिस ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। पत्थरबाजी, आगजनी, बवाल, हंगामा। ये तस्वीरें झारखंड के पलामू की हैं, जहां दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। महाशिवरात्रि को लेकर के पलामू के पाकी बाजार में लगे एक तोरण द्वार को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले मस्जिद से पत्थर फेंके गए, इसके बाद दूसरे पक्ष ने उस ओर पत्थर चलाए। पत्थरबाजी के दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई, बाइक को आग के हवाले किया गया। दुकानों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया। पलामू के पाकी बाजार में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यह विवाद शिवरात्रि के अवसर पे गेट लगाने को लेके हुआ, जिसके कारण दोनों की तरफ से दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की घटना की गई है, जिसमें कुछ एक हमारे पुलिस पदाधिकारी भी घायल हुए हैं। कंट्रोल करने में हम लोगों ने बहुत संयम बरतते हुए, जिला प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए डीसीएसपी खुद स्वयं उस क्राउड को डिस्पर्स किए हैं अपने सहयोगी डीएसपी एएसपी के साथ। पलामू की सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं, पुलिस मुस्तैद है। दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है ताकि हिंसा की ऐसी तस्वीरें दोबारा ना आएं। ट्यूलिप का फूल देखा है आपने? नहीं देखा तो दिल्ली शांति पथ पर चले जाइए। यहाँ पर रंग बिरंगे ट्यूलिप फूल लगे हुए हैं। यहाँ 14 से 28 फरवरी तक ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ आप कई देशों के खास व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। भारत में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर राजधानी दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिनमें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल भी कई कार्यक्रमों के आयोजन में लगी हुई है, जहां 14 फरवरी से 28 फरवरी तक एनडीएमसी ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों की खूबसूरती निहारते हुए विभिन्न देशों के खास व्यंजनों का भी लुत्फ ले सकते हैं। आज भारत 24 की टीम शांति मार्ग दिल्ली चाणक्यपुरी में मौजूद है और खासा मकसद ये है कि आपको इन सारे ट्यूलिप से दिखाए जाएं। ये आज 1 लाख ट्यूलिप आपको बता दें कि मंगवाए गए हैं नीदरलैंड से और इन 1 लाख ट्यूलिप्स को यहाँ पर लगाया गया है। मकसद ये है कि ट्यूलिप की किसी तरीके से लोगों को बताया जाए कि ट्यूलिप की प्रजातियां अलग अलग कौन सी होती है, कैसी होती है। फिलहाल ये ट्यूलिप जो है वो आकर्षण का केंद्र लगातार बने हुए हैं। इस फेस्टिवल के दौरान शांति पथ के आसपास फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। फूड फेस्टिवल में आने वाले लोग उन देशों के अलग अलग फूड का स्वाद चख सकेंगे जो कि G20 का हिस्सा है। इस फेस्टिवल में ट्यूलिप की खूबसूरती का आनंद और उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता #ट्यूलिप फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहुंचने वाले लोग निर्धारित नियमानुसार वहां खींचे गए तस्वीरों को एनडीएमसी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करेंगे। बता दें कि ट्यूलिप के फूलों को नीदरलैंड से आयात कर दिल्ली के शांति पथ और अन्य लॉन में लगाया गया है। ट्यूलिप आमतौर पर फरवरी के मध्य महीने से खिलना शुरू होता है। ट्यूलिप
वसंत के सबसे रंगीन फूलों में से एक है और वसंत ऋतु को आगमन और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ट्यूलिप के रंगीन और खूबसूरत फूलों का फैलाव अगले महीने होने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए उनके आगमन पर उनका स्वागत करेगा। बीबीसी दफ्तरों में आज भी आईटी का सर्वे जारी रहा। आईटी टीम लगातार छानबीन कर रही है और देश में सियासी हलचल प्रधानमंत्री मोदी पर आई डॉक्यूमेंट्री के बाद से जारी है। लेकिन इस आईटी सर्वे के बाद विपक्षी दलों ने हमले तेज कर दिए। वहीं इस सर्वे पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रियाएं दी। दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आईटी अधिकारियों का सर्वे जारी है और इसी के साथ जारी है देश में सियासी हलचल। आयकर विभाग की ये कार्रवाई तानाशाही और प्रेस पर पाबंदी वाले आरोपों तक जा पहुंची है। विपक्षी दल बीबीसी मुद्दे पर हमलावर है, सरकार को घेर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। कोई सरकार ज्यादती पर उतर आए और हर चीज को बदले की भावना से लेने लगे तो बोलना तो पड़ेगा ही। और मैं तो ये चाहूँगा कि चूंकि मामला बीबीसी का है, बीबीसी एक बहुत रेप्यूटेड इदारा है, उसके ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि विदेश मंत्रालय जो है उस पर अपनी चुप्पी को, खामोशी को तोड़े और उस पर अपना बयान दे। पीएम मोदी पर आई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर तनातनी पहले से ही जारी है। विपक्षी दल इसी बहाने पीएम मोदी को घेर रहे हैं। बीजेपी और हिंदूवादी दल बीबीसी के खिलाफ हमले बोल रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस इसे छापा पड़ी बीबीसी पर, तकलीफ हो रही है कांग्रेस पे। वही कांग्रेस है जो मेरे बिहार में कहावत है कि चलनी दूसरे सूप को, जिसमें सहस्त्र छेद। ये इमरजेंसी लगा करके पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। ये किसका राज था? बीबीसी पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये किसका राज था? इसी बीच बीबीसी ने सभी कर्मचारियों को मेल किया जिसमें जांच में सहयोग करने की बात कही गई है। बीबीसी ने ईमेल में लिखा है कि कर्मचारी आईटी अधिकारियों के सवालों का जवाब दें, लेकिन अपनी निजी जानकारी उससे साझा न करें। जानकारी मिली है कि अब ब्रॉडकास्ट से जुड़े तमाम कर्मचारी दफ्तर में मौजूद हैं, बाकी सभी को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। बीबीसी के ऑफिस पर जारी छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट से हम अवगत हैं, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि हम दुनिया भर में फ्री प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल्स का पता कर रहे हैं। आईटी अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल्स, उनके लैपटॉप्स, उनका डेस्कटॉप सब जब्त कर लिया है। इस सर्वे के दौरान आईटी के अधिकारियों और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच बहस भी हुई थी। विपक्षी दल भले ही कह रहे हों कि प्रधानमंत्री मोदी पर आई कथित डॉक्यूमेंट्री के बाद से ही आईटी का ये सर्वे हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी को लेकर इनकम टैक्स बीबीसी को नोटिस भेज चुका है। बीबीसी पर प्रॉफिट को गलत तरीके से डाइवर्ट करने का आरोप है। बार बार नोटिस भेजने के बाद भी मनमानी का आरोप लगा और अगस्त 2022 में बीबीसी इंडिया पर चीन से फंडिंग को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का भी आरोप है। चीन की टेक कंपनी हुआवे से फंडिंग मिलती है, जिस पर अमेरिका ने भी बैन लगा रखा है। बीबीसी की विश्वसनीयता पर उसके अपने ही देश में सवाल उठा रहे हैं। जनवरी 2023 में बीबीसी के मौजूदा चेयरमैन रिचर्ड शार्प पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन का सपोर्ट करने का आरोप भी लगा था। ये तमाम आरोप जिसके बाद नोटिस भी भेजा गया और नोटिस भेजने के बाद आईटी का ये सर्वे शुरू हुआ, जो आज भी लगातार जारी रहने देखने को मिला, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उनको जब्त किया गया। इसके साथ ही उनकी स्कैनिंग लगातार की गई। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये ट्रांसफर प्राइसिंग जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, ये ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है, आइए इसको भी आपको समझा देते हैं। जब एक पक्ष किसी कीमत पर वस्तु या फिर सेवाओं को ट्रांसफर करता है, उस कीमत को ट्रांसफर प्राइसिंग
या फिर हस्तांतरण मूल्य कहते हैं, ट्रांसफर प्राइस, अगर आप इसे अंग्रेजी में समझेंगे। आपको आसान शब्दों में सबसे पहले मैं इसको समझा देती हूँ। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी भारत में है और वो 10 रुपए का कोई सामान भारत में खरीद रही है और उसी प्रोडक्ट को अपनी दूसरी कंपनी जो कि भारत के अलावा किसी दूसरे देश में है उसे 20 रुपए में बेच रही है, यानी कि 10 में खरीदकर 20 में बेचना। ऐसे में दूसरे देश की वो कंपनी उसी प्रोडक्ट को 20 रुपए में खरीदकर 40 रुपए में बेच देती है। ऐसे में अगर भारत की कंपनी डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट दूसरे देश को बेच देती तो उसे 30 रुपए का फायदा होता, प्रॉफिट होता, लेकिन वो अपने से संबंध कंपनी के जरिए प्रोडक्ट बेच रही है जिससे उसे केवल उसके 10 रुपए का ही मुनाफा मिल रहा है। ऐसे में भारत की कंपनी और विदेश में खोली गई ब्रांच की कंपनी के बीच व्यापार तो हुआ, लेकिन ये बाजार के हिसाब से नहीं हुआ है। इसी तरीके से दूसरे देश में ब्रांच की कंपनी को जो मुनाफा हुआ वो सीधे उसे मिला है और इसे ही कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की और इसी का आरोप बीबीसी पर लगा, जिसको लेकर नोटिस भेजा गया। बार बार नोटिस के बाद आईटी का ये सर्वे शुरू हुआ, जिसके बाद अब तमाम डेटा की, डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग टीम की तरफ से की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में। श्रद्धा वालकर मर्डर केस को लोग अभी भूले भी नहीं थे, लेकिन ठीक वैसा ही मर्डर का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने अपनी ही गर्लफ्रेंड निकी यादव को मौत की नींद सुला दिया और उसकी लाश को फ्रिज में रखकर शादी करने चला गया। वही अब निकी के मर्डर से ठीक पहले का ये आखिरी वीडियो सामने आया जिसमें निकी एंट्री करते हुए, जाते हुए नजर आती। किसे पता था कि निक्की का ये आखिरी वीडियो होगा? किसे पता था कि चंद सेकंड बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाएगी? हरियाणा के झज्जर के रहने वाली निक्की यादव की दिल्ली में उसके प्रेमी साहिल गहलोत ने गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। अब निक्की यादव का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में निक्की घर की सीढ़ियों पर नजर आ रही है। इसी सीसीटीवी फुटेज को देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि थोड़ी देर बाद ही निक्की की हत्या कर दी जाएगी। निक्की मर्डर केस में 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ये फुटेज 9 फरवरी के हैं। पहला फुटेज दोपहर 1 बजे का है, दूसरा फुटेज रात 9 बजे का है। बताया जा रहा है कि दूसरा फुटेज उसकी मौत से पहले का है। इस फुटेज में निक्की घर से बाहर निकलती नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो घर लौटती है। 9 फरवरी को ही साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की का गला दबाकर उसकी हत्या की थी। कल सुबह पता लगा हमारे को। तो अभी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उम्मीद करते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। पिछली बार घर कब आई थी? अभी एक महीना पहले घर पे आई थी। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसे? हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। प्रेमी साहिल गहलोत पर आरोप ये है कि उसने पहले निक्की की हत्या की, उसके बाद उसने अपनी प्रेमिका के शव को अपने ढाबे के एक रेफ्रिजरेटर में रख दिया और वो उसी दिन दूसरी महिला से शादी करने के लिए पहुंचा। बहरहाल साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 दिन की पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया गया है। ये ना कोई केस दर्ज था, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी। तो हमारे क्राइम ब्रांच की जिस सेक्शन ने काम किया काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती है। दरअसल दिल्ली के नजफगढ़ के मित्राव गांव के रहने वाले साहिल की
2018 में हरियाणा के झज्जर से रहने वाली निकी यादव से दोस्ती हुई। दोनों उत्तम नगर में कोचिंग करते थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहने लगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। लेकिन दिक्कत पिछले साल से शुरू हुई, जब साहिल के परिजन उस पर शादी का दबाव डालने लगे और साहिल भी परिजनों की मर्जी से शादी करने को तैयार हो गया। एंगेजमेंट की तारीख 9 और शादी की तारीख 10 फरवरी तय हो गई। 9 फरवरी को साहिल की एंगेजमेंट भी हो गई। और हमें ये नहीं पता था भैया सीपी वगैरह सब आ रहे हैं, भैया क्या माजरा है। वो कोई फ्रिज वगैरह भी देखा था उनके नहीं, पास? हमने नहीं देखा जी, ना हमने बेरा इस बात का। मैं तो चला गया था। गांव का छोरा है, वही चलाता था। यहाँ पर कोई आदमी भी रखे थे? नहीं, नौकर भी रख रखा था। नौकर कितने नौकर थे? एक ही नौकर था। अच्छा। और इन गौशाला चला रखी थी। शादी हो गई उस लड़के की? लड़के की शादी हो गई। कब हुई है? ये मेरे ख्याल में 10 तारीख के आसपास की बात। लेकिन जैसे ही साहिल की शादी होने की बात निक्की को पता चली, वो बिखर गई। और इसी बात को लेकर निक्की और साहिल का झगड़ा हुआ। सूत्रों का दावा है कि निक्की ने साहिल पर केस करने की धमकी तक दे दी। और 9 फरवरी को साहिल की जब एंगेजमेंट हुई, उसके बाद ही साहिल निक्की को अपनी कार में घुमाने ले गया, जहां उसने निक्की का मर्डर कर दिया। दिल्ली में प्यार, फिर मर्डर और फ्रिज कनेक्शन के लगातार 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन पर आपको जरूर नजर डालनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला मामला जो सामने आया वो था 10 फरवरी 2023 यानी कि निक्की मर्डर केस, जिसको लेकर लगातार भारत 24 ने खबर आपको दिखाई। साहिल ने प्रेमिका निक्की का मर्डर किया। 10 फरवरी 2023 का ये मामला सामने आया। दूसरे लड़की से शादी करने पर निक्की ने सवाल पूछा था, जिसको लेकर उसको नागवार गुजरा, गला दबाकर हत्या की और उसके बाद फ्रिज में लाश को छिपा दिया। उससे पहले की एक वारदात 28 नवंबर 2022 की, जहां पर अंजन दास मर्डर केस सामने आया। पांडव नगर में पुलिस को इंसानी टुकड़े मिलते हैं, जिसके बाद ये मामला प्रकाश में सामने आया और पांडव नगर में जहां पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, ये टुकड़े बिहार के अंजन दास के पाए गए और इसके साथ ही अंजन की पत्नी और बहन पर बुरी नजर थी, जिस पर दीपक और पूनम ने हत्या कर दी, फिर शव को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद तीसरी घटना बहुत महत्वपूर्ण जो सामने आई, जिसका भी फ्रिज कनेक्शन देखने को मिला, 18 मई 2022 श्रद्धा वालकर मर्डर केस, जो लगातार सुर्खियों में बना रहा और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस की तरफ से एक एक एंगल के साथ की गई। जहां पर बम्बल ऐप के जरिए आफ्ताब श्रद्धा की मुलाकात होती है, दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है। आफ्ताब दूसरी लड़कियों से बात करता था और श्रद्धा वालकर इसे लेकर बार बार ऑब्जेक्शन करती थी और आफ्ताब को इससे नाराजगी होने लगी। श्रद्धा के साथ वो मारपीट करने लगा और उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब उसने श्रद्धा की हत्या कर दी और टुकड़ों में बांट दिया उसे। 18 मई 2022 जब श्रद्धा की हत्या हुई, लाश को काटकर फ्रिज में रखा, उसके 35 टुकड़े किए। इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और उन्हीं टुकड़ों को जंगल में ले जाकर फेंकता रहा आफ्ताब। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ टुकड़ों को बरामद भी किया गया। ये 3 मामले इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर पहले प्यार, उसके बाद हत्या और उसके बाद टुकड़े करके शव को फ्रिज में रखने का मामला और इस हत्या को छिपाने की कोशिश भी देखने को मिली है। असम सरकार ने महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया, जिसको लेकर सियासी बवाल मचा है। साथ ही मंदिरों को लेकर एक नया विवाद भी छिड़ गया है। असम के अखबारों में छपे विज्ञापनों में दावा किया गया है कि छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर गुवाहाटी के पावही में है। विज्ञापन में शिव महापुराण का जिक्र है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तस्वीर लगी है, जो महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों को पावही आने का न्योता दे रही हैं। लेकिन इस विज्ञापन ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब तक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पुणे में होने की बात होती रही है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने बीजेपी और शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा। असम में जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहीं शिंदे गुट महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहा है।
ऐसे में विपक्ष ने शिंदे गुट पर हमले तेज कर दिए हैं। विरोधियों ने घेरना शुरू किया तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी नेता मैदान में आ गए। आणि भीमाशंकरचं ज्योतिर्लिंग हे ऐतिहासिक आहे आणि ह्याच्यावरती आसामचा मुख्यमंत्री दावा करतो आणि महाराष्ट्र शांत बसतो। आपण आपली काही ताकद गमावून बसलोय की काय? पुराणों को देखें तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र है जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसमें 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से हैं। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत 24 की खबर पर लगी है मुहर और ये खबर जुड़ी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है 2 टन वर्ग के पुराने हेलीकॉप्टर्स के पुर्जों की आपूर्ति और इंजन की मरम्मत के लिए आज अर्जेंटीना की वायुसेना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर ब्रिगेडियर जनरल जेवियर इसाक, अर्जेंटीना वायुसेना के प्रमुख और इसके साथ ही HAL प्रमुख CB अनंत कृष्णन ने सिग्नेचर किए। ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया। भारत 24 से बातचीत के दौरान HAL CMD अनंत कृष्णन ने करार की बात कही थी। ब्रेक के बाद वंदे भारत में अब बात बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो की, जहां पर दुनिया के 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। डिफेंस सेक्टर में कभी दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर रहने वाले भारत अब इंडिजिनियस ड्रोन फाइटर जेट बना रहा है और बहुत जल्द अमेरिका के F-35 से भी एडवांस भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA भी आसमान में राज करते नजर आएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। बेंगलुरु के आसमान में भारत का दम दिख रहा है। भारत का भविष्य ऊंचाई छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत की झलक दिख रही है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के वर्तमान और भविष्य के फाइटर जेट्स और ड्रोन को प्रदर्शित किया गया। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का दुनिया भर में तेज देखने को मिल रहा है। देखिए भारत का अपना तेजस। तमाम देश तेजस को खरीदने के लिए लालायित दिख रहे हैं। वहीं भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के खेमे में दिखने वाले एयरक्राफ्ट के मॉडल भी देखने को मिले, जिसमें सबसे घातक एयरक्राफ्ट होगा AMCA, जो कुछ साल बाद आसमान में राज करेगा। इसकी पहली उड़ान 2024 में होने की उम्मीद है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो एमका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, कृष्ण राजेंद्र नीली मेरे साथ हैं। उन्हीं से पूछता हूँ इस एमका की खूबसूरती, जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना ही खतरनाक है ये। नीली साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है कि एमका एक प्राउडेबल मूवमेंट होगा जिस दिन हमारे सामने होगा, लेकिन आज अभी ये कहाँ पर है, कितनी तैयारियाँ हो चुकी है और क्या चल रहा है, और इसकी जो खास बातें हैं जो F-35 से इसको अलग करती हैं, वो हम जानना चाहेंगे। एक ही है, पहला ये एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट है, हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है, हमारा देश का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हम बना रहे। ओके, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द इंडिया एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर द डिज़ाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। दिस इज अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, 5th generation fighter. And before I comment on the F-35, I just wanted to concentrate on हमारा देसी एयरक्राफ्ट कैसा है। ओके, ये एक बार इधर देख लीजिए, ये एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ में पहला ये कॉन्फ़िगरेशन का डिज़ाइन will give you low RCS. Okay, that is called the stealth. Radars cannot detect it that easily. Okay, that is called the stealth. For that, we have to make the configuration in such a way that it should be different from the 4th generation aircraft. If you can see any of the 4th generation aircraft, you can see a cylindrical thing will be there. Okay, whereas here the flat bottom will be there.
एंड ये एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे है। इंटरनल वेपन बे में पूरा मिसाइल्स है और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। ओके, एंड ये मॉडल दिख रहा है, ये स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ का दोनों कैपेबिलिटी दिख रहा है इधर। तो स्टेल्थ में है तो विंग्स पे कोई नहीं मिलेगा, पूरा क्लीन विंग मिलेगा। सो वो इंटरनल वेपन वे में weapons you can be able to take it inside. Okay, so that is the heart of this particular aircraft, and this aircraft is being designed to meet our Indian Air Force requirement. This is not somebody's requirement. When you are asking me about F-35, F-35 is not designed to meet India's requirement. This we are designing and developing to meet India's specific requirements. एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, जिसके कई हिस्से बन चुके हैं। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को टक्कर देगा। इसकी स्पीड F-35 से ज्यादा होगी, जो 2633 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इसकी रेंज भी F-35 के मुकाबले ज्यादा होगी। F-35 की रेंज 2800 किलोमीटर है, तो इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर ही है। AMCA 57.7 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 इससे छोटा 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट तो F-35 का 14.4 फीट है। भारत के पास अभी फ्रांस से मंगाए गए 4थी और 5वीं पीढ़ी के बीच के राफेल हैं। AMCA जब एयरफोर्स को मिलेगा, तब भारत के आसमान की तरफ दुश्मन नजर भी उठाकर नहीं देख पाएगा। LCA मार्क II फाइटर जेट भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनके आने से पुराना मिराज, जगुआर और MiG-29 को हटाने में मदद मिलेगी और एयरफोर्स एडवांस होगी। ये इतना घातक होगा कि दुश्मन थर थर कांपेगा। एयरफोर्स का LCA मार्क II, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर V मधुसूदन राव हमारे साथ हैं। ये एयरफोर्स का किस तरीके से इस प्लेन की खूबी है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्या तैयारी है, कैसे है, इसकी जानकारी हम राव साहब से लेते हैं। राव साहब, पहली बात बताइए कि ये जो LCA जो आप जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इसकी खूबियाँ बताइए और अभी एयरफोर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। This is Tejas is a aircraft which is a replacement for MiG-21, whereas LCA Air Force Mark II is a replacement for Mirage, Jaguar, MiG-29 class of aircrafts. It is a very important because we have a quite lot of squadrons are there in the Air Force which need to be replaced shortly. That is the reason the LCA Air Force Mark II development plays a very vital role strengthening the Air Force squadrons in the country. एरो इंडिया शो में आधुनिक भारत का आधुनिक ड्रोन तपस BH भी देखने को मिला। 2016 से ही तपस का उत्पादन शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक इसे सेना में शामिल नहीं किया गया है। तपस ड्रोन सिर्फ सीमाओं पर निगरानी नहीं रखेगा, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने में भी इसका इस्तेमाल होगा। 28,000 फीट की ऊंचाई पर यह 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। DRDO कई स्तर पर भारतीय रक्षा के मामलों में जुड़ा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं ड्रोन की, और सबसे लेटेस्ट ड्रोन जिसको जल्दी कमीशन होना है, उस पर क्या तैयारियां हैं। और तपस नाम का ये ड्रोन मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये तपस का मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है और कैसे काम करेगा, क्या करेगा, इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं विवेक पटवे जी से, जो कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं DRDO के। सर, सबसे पहले मैं इसकी खास जानना चाहूँगा कि ये कैसे उड़ेगा, कब कमीशन होगा, इसकी खासियत क्या है। ये भारत में ADE के द्वारा बनाया गया, जो ADE जो DRDO की लैब है उसके द्वारा बनाया गया बहुत ही बेहतरीन मेल UAV है। मेल UAV मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इसका ये 30,000 फीट तक ऑपरेशनली फ्लाई कर सकती है और इसका ऑपरेशनल सीलिंग है 32,000 फीट। 24 आवर्स तक इसका एंड्योरेंस है। हम लोगों ने इसको 18 आवर्स प्लस तक उड़ा के देख चुका है और ये अपना मिशन कम्प्लीटली सक्सेसफुली करके वापस आई हुई थी। और इसमें जो है कि एटॉल है, एटॉल मतलब ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग, टोटल ऑटोनोमस है। ये वे पॉइंट नेविगेशन के थ्रू जाती है और जहाँ भी आप सेट करके रखेंगे वो अपना मिशन कंप्लीट करके आ जाएगी। और ये टोटली हमारे
भारतीय पार्टनरों के साथ मिलके बनाया गया मानव रहित विमान है ये। अब हम बात करेंगे सतपाल सिंह तोमर जी से, जो कि ग्रुप डायरेक्टर है DRDO के। सर, ये हम ये बताएं कि अगर हम इसको दुनिया के वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है, हम कहाँ पर इसको किस स्तर पर देख सकते हैं और कैसे इसको हम आगे भविष्य में मजबूती जो DRDO सोच रहा है, जो उसका टारगेट है फॉरवर्ड लुकिंग, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी उसके लिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। तो जो हमने इतने साल इसमें टाइम स्पेंड किया है और जो हमारा एक्सपर्टीज़ है टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, आज इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं सबके टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल बहुत हाई हो गए हैं। और मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमने ये वाला एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम आर्चर NG के नाम से जानते हैं। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो तपस में हैं। इसके अलावा ये 300 किलो वेपन भी ले जा सकता है। सो ये हमने एक वेपनाइज मेल UAV प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है और इसको बनाने में केवल हमें डेढ़ से 2 साल का टाइम लगा है, जबकि ये दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजीज विच वी हैव डेवलप्ड एंड मास्टर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ग्लोबली अगर आप देखें, एज विवेक ने मेरे कलीग ने बताया आपको कि इसमें सारे पेलोड हैं जो किसी भी एक इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, एंड सारे के सारे जो पेलोड्स हैं वो सब हम इंडिजीनियस थ्रू अपने इंडस्ट्री पार्टनर से बना रहे हैं, मेक इन इंडिया के थ्रू। सो वी हैव मेड कंट्री टुडे capable of developing system indigenously of this class of UAVs। और आज हम फॉरेन कंट्रीज पे उसके लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हथियारों के बाजार में भारत अब बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है, जिसके पीछे सालों की मेहनत है। फाइटर जेट, ड्रोन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और उसके इक्विपमेंट्स अब भारत में ही बन रहे हैं, जिन्हें एरो इंडिया शो में दिखाया गया। साथ ही तेजस के ब्रेन यानी कि उसमें लगने वाले कंप्यूटर को भी प्रदर्शित किया गया, जिसे देखकर हर किसी को हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस होगा। एक समय था जब एयर शो सिर्फ एयर शो हुआ करते थे। अब ये एक शो नहीं बल्कि देश की ताकत है। आगे कमांडर और 3 फाइटर प्लेन दोनों तरफ। एरो इंडिया शो में 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर की रक्षा कंपनियों के लिए भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि पार्टनर है। अब दूसरों पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होना सीख गया है। पहले जहां टेक्नोलॉजी से लेकर पूरा फाइटर जेट खरीदा जाता था, तो वहीं अब इसकी टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट समेत सब भारत बना रहा है। तेजस का दम पूरी दुनिया देख चुकी है। ये देखिए, भारत का अपना तेजस। तेज स्पीड, सटीक निशाना, शानदार संतुलन, ये सब युद्ध के मैदान में पायलट को मदद करते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अनस्टेबल फाइटर जेट को जो स्टेबल करता है वो एक कंप्यूटर है, जो तमाम खूबियां अपने में समाहित किए हुए है। इसे ही तेजस का ब्रेन कहा जाता है, जिसके बारे में हमारे संवाददाता प्रमोद राघवन ने इसे डिजाइन करने वाले और बनाने वाले जीनियस दिमाग से बात की और तेजस के दिमाग के बारे में जाना। आत्मनिर्भर भारत को लेकर सबसे बड़ा नाम जिसने दिया है वो तेजस है। लेकिन तेजस काम कैसे करता है, उसका दिल और दिमाग क्या होता है, इतनी खूबियां उसके पास कहां से आई, इसी बात के लिए हम आज बात करेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की प्रोग्राम डायरेक्टर आशा गर्ग जी हमारे साथ हैं। आशा जी, ये तेजस की खूबियां आई कहां से, वो थोड़ा हम समझना चाहेंगे। तेजस जो है वो एक अनस्टेबल एयरक्राफ्ट है। आपको अनस्टेबिलिटी चाहिए होती है ताकि युद्ध क्षेत्र में आप मैन्यूवर कर सके, और ये जो है ये तेजस का दिलो दिमाग है। ये उस अनस्टेबल एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज करता है ताकि जो हमारा पायलट है वो पूरा लड़ाई पे फोकस कर सके, और ये कंप्यूटर विल मेक हिम सेफ व्हाइल ही इज फ्लाइंग। तो वो पूरा फ्लाइट के दौरान सेफ्टी का ख्याल ये कंप्यूटर रखता है। इट हैज़ एडवांस्ड एल्गोरिथम्स जिसकी वजह से
वो पायलट को एनवेलप के बाहर नहीं जाने देगा। तो पायलट का जो पूरा ध्यान है वो कॉम्बैट की तरफ रहना चाहिए। इसीलिए इस कंप्यूटर में हमने ऑटो पायलट जैसे मोड्स डाले हैं जो कि ऑटोमेटिकली इसको फ्लाई करता है। ये एक फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर है, मतलब अगर इसमें कोई खराबी भी हुई तभी भी उसको टॉलरेट करके वो फिर भी एयरक्राफ्ट को उड़ाता रहेगा। इसके अंदर एक्चुअली एक नहीं 4 कंप्यूटर हैं, इसके अंदर 4 कंप्यूटर हैं। तो और उस 4 कंप्यूटर के अंदर देयर आर एडवांस्ड रिडंडेंसी मैनेजमेंट एल्गोरिथम्स व्हिच आर रनिंग। दिस कंप्यूटर इज फुल्ली डिजाइन्ड डेवलप्ड बाय ADE and we have given the TOT to Bharat Electronics to produce it for our 100 aircrafts. Now as you know 123 aircrafts are being manufactured, so Bharat Electronics will produce it. भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर वाली भूमिका में आ गया है, जिसकी वजह यह है कि अब भारत में फाइटर जेट से लेकर हथियारों के छोटे छोटे पार्ट्स भी बन रहे हैं। तेजस के अलावा दुनिया के सबसे मारक F-35 से भी ज्यादा विध्वंसक AMCA पर काम हो रहा है। ये पूरी तरह स्वदेशी होगा। इसमें लगने वाली टेक्नोलॉजी से लेकर हार्डवेयर सब भारत में बने होंगे। DRDO की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उसके ग्रुप डायरेक्टर महेश बाबू जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि बाहर तो एक डिजाइन दिख रहा है लेकिन उसके अंदर की ताकत जो होती है वो बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए, समझने के लिए, जिसको हम दिल कह लीजिए, दिमाग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप। महेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि चाहे वो एमका हो चाहे मार्क 2 हो, इसके पीछे एक मेहनत होती है उसके इंटरनल पार्ट्स की, तमाम चीज़ों की, डिज़ाइन की, उसके फोर्स की। उस पर मैं चाहूँगा, ये मैंने देखा भी अभी आपका डिस्प्ले, थोड़ा सा आप हमको जानकारी दें हमारे दर्शकों के लिए। जय हिंद, भारत 24 व्यूअर्स को जय हिंद है। द टेक्नोलॉजीज जो हमने डेवलप किया है मार्क 1, LCA मार्क 1, लाइक ये सिस्टम लाइक फायर, ये है हीट एक्सचेंजर्स, जो पायलट के कंफर्ट के लिए जो है ये सभी कॉमन है। ऑल एयरक्राफ्ट में जो मार्क 1 या मार्क 2 या हमका और दूसरे TED-BF सभी हवाई जहाज़ों में सभी प्रोडक्ट्स लाइक ये फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल है, ये सभी हाइड्रोलिक सिस्टम से कंपोनेंट्स है। इससे हाई प्रेशर वाल्व्स जो एक्चुएटर्स को सप्लाई करने के लिए जो सर्विस हाइड्रोलिक सर्विसेज को यूज़ होता है, लाइक देन दीज आर द सेट ऑफ फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स। ये सभी इंडिजिनसली मेड प्रोडक्ट्स हैं। दिस प्रोडक्ट्स और हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स सो जो देश के MSME को सपोर्ट करता है। इसका वी सेव लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन दिस। ये प्रोडक्ट है जो हमने आपको दिखाया था पहले, दी डोर ओपन होता है ना जो F-35 में जो मिसाइल्स जैसा, हमारा हमका में ये रोटरी एक्चुएटर्स है। ये टेक्नोलॉजी विच इज़ फर्स्ट टाइम वी आर डेवलप। ये डोर ओपन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है। ये हमारा है जो कंप्लीट वाल्व से ये सभी ये एक्चुएटर सिस्टम से जो हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है। इसको सिस्टम से एक सिस्टम से और दूसरे सिस्टम तक जाने के लिए इमरजेंसी केस में ये वाल्व यूज़ होता है। और ये ये वाल्व है एयर ब्रेक कंट्रोल एक्चुएटर है। ये एयरक्राफ्ट का स्पीड कम करने के लिए ये एक्चुएटर मैकेनिज्म है। ये सभी अब तक बाहर से मंगवाते थे, हम अभी कम्प्लीटली इंडिजिनसली डेवलप जो वाल्व से, ये सभी वाल्व से लाइक एक्चुएटर मैकेनिज्म्स, दीज आर ऑल लीडिंग एज स्लैट एक्चुएटर्स है। ये एयरक्राफ्ट को रोल करने के लिए मदद करता है। ये सभी इंडिजिनसली अवेलेबल है। ये सभी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है जो भारत में DRDO और हाडा इंडिजिनाइज करके ये हम अभी कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम जो टेक्नोलॉजी फंड से वी हैव इंडिजिनाइज्ड दिस एंड दिस इज a great show for us because Aero India is a platform where we can show to the world that we are here. हम भारत, हम किसी से कम नहीं है और टेक्नोलॉजी से हम बढ़ सकते हैं। थैंक यू। देखिए, महेश बाबू की बातों से बिल्कुल साफ है कि हम बाहर जो प्रोडक्ट देखते हैं वो तो एक लास्ट प्रोडक्ट है जब ऑन एयर आता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत, जो मशीनरी है, जो दिमाग है, जो उसका स्पीड को, चाहे कोई सा भी फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी स्पीड को, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो खूबियों को जो बताता है, वो एक इंटरनल हमने दिखाया। आत्मनिर्भर भारत का एक और जीता जागता नमूना। कैमरामैन मोहित के साथ प्रमोद राघवन, यलहंका एयरबेस, बेंगलुरु। एलॉन मस्क
मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद से अब तक कई बदलाव कर चुके हैं। ट्विटर खरीदने के बाद जब वो पहली बार ट्विटर के हेड ऑफिस पहुंचे तब वो बाथरूम सिंक लेकर पहुंचे थे और अब तो उन्होंने ट्विटर के सीईओ की सीट पर कुत्ते को बैठा दिया और लिखा कि ये दूसरों से बेहतर है। एलॉन मस्क की हरकतों से ऐसा लगता है कि वो ट्विटर से बदला ले रहे हैं। क्या आपने कभी किसी कंपनी में ऐसा कोई सीईओ देखा है जो इंसान ना हो? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को किसी कंपनी का सीईओ बनते देखा है? अगर नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एलोन मस्क ने डॉग को ट्विटर का सीईओ बना दिया है। ये मस्क का पालतू कुत्ता है जिसका नाम है फ्लोकी। ये एक शिबा इनू नस्ल का कुत्ता है। इससे पहले पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे, लेकिन मस्क ने ट्विटर का मालिक बनने के बाद पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पराग अग्रवाल को निकालने के बाद अब आखिरकार एलोन मस्क को ट्विटर के लिए नया सीईओ मिल चुका है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क को लगता है कि उनका कुत्ता फ्लोकी दूसरे सीईओ की तुलना में काफी बेहतर है। यहाँ एलोन मस्क का इशारा सीधा पराग अग्रवाल की ओर है। जब एलोन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा था तो उन्होंने ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल को निकाल दिया था। सिर्फ पराग ही नहीं बल्कि मस्क ने कई कर्मचारियों को निकाला था। अब मस्क ने ट्विटर के सीईओ की कुर्सी पर अपने पालतू कुत्ते फ्लोकी को बैठा दिया है। एलोन मस्क की पराग अग्रवाल समेत ट्विटर के तमाम पूर्व कर्मचारियों से बनती नहीं थी। एलोन मस्क का ट्विटर को खरीदना, उसके बाद बाथरूम सिंक को लेकर पहुंचना और फिर कुत्ते को सीईओ बनाना, इन बातों से ऐसा लग रहा है कि एलोन मस्क ट्विटर से बदला ले रहे हैं। यह बदला एलोन मस्क गिन गिन कर ले रहे हैं। एलोन मस्क को लेकर एक और बात है जो चर्चा का विषय है। तमाम लोगों का कहना है कि एलोन मस्क का ट्विटर खरीदने के पीछे की वजह बदला लेना ही था। यह बदला ट्विटर के मैनेजमेंट से था। साथ ही अपनी पूर्व प्रेमिका से भी बदला लेने के लिए ट्विटर खरीदने की बातें कही जा रही हैं। एलोन मस्क के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हॉलीवुड अभिनेत्री एम्बर हर्ड का ट्विटर अकाउंट एलोन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद हट गया था, जिसको लेकर साफ नहीं हो पाया था कि ये एम्बर हर्ड ने खुद अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट किया या फिर एलोन मस्क के कहने के बाद ट्विटर ने अकाउंट को हटाया। जो भी हो, एलोन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से जो भी बदलाव हुए हैं, उन्हें देखने के बाद तो सिर्फ यही लगता है कि एलोन मस्क ट्विटर खरीदकर पैसा कमाने नहीं बल्कि बदला लेने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।